Assalamu alaikum dear students and welcome to Introduction to Psychology lectures। आज के इस टॉपिक में हम पर्सनैलिटी डिस्कस करेंगे और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हम वो पर्सपेक्टिव साइकोलॉजी का देखेंगे जिससे हमें दूसरों को के बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने का जो हमारा एक फंक्शन ऑफ साइकोलॉजी हमने देखा था, ठीक है, एम ऑफ साइकोलॉजी, वो प्रिडिक्ट हम उसकी पर्सनैलिटी के पर्सपेक्टिव से उसके बिहेवियर वो किस तरीके से बिहेव कर सकता है और हम वो उसके बिहेवियर की क्या एक्सप्लेनेशन है वो हम उसके पर्सनैलिटी के पर्सपेक्टिव से इस टॉपिक में उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो हम यहाँ पे आगाज़ करते हैं एक केस स्टडी या प्रोलॉग से जिसमें हम जिक्र करेंगे एक स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग की। हु इज़ द रियल लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग? Racing cyclist Lance Armstrong was an idol to many. He had won the prestigious Tour de France road race 7 consecutive times, a feat that had been unequaled in his sports. Remarkably, he did all this after having been diagnosed with stage 3 testicular cancer that, that had spread to his lungs and brain. Despite his poor prognosis, Armstrong defeated the disease and staged an amazing comeback as a professional athlete. Not only that, he founded the Lance Armstrong Foundation to support cancer patients, and he helped to develop other charitable organizations. But there was a side to Armstrong that most people never saw. His cycling comeback was haunted by allegations of doping, allegations that Armstrong repeatedly and strenuously denied for years. But in the end, the evidence caught up with him, and he publicly admitted that he had been doping. He is now facing a $100 million lawsuit for fraud filed by former teammate Floyd Landis and joined by the US government. So, who is the real Armstrong? This is the question. A person who is motivated, hardworking, endlessly preserving sports hero, and who inspires to overcome, address this disease, or someone who takes illegal drugs, lies about it, and cheats his way to victory? So these are the questions that we can ask about what is the Armstrong personality and what are the different sides of his personality. क्या वो एक स्पोर्ट्स हीरो है? क्या वो एक ऐसा बंदा है जिसने अपनी बीमारी को शिकस्त दी? क्या वो एक मोटिवेटेड हार्ड वर्किंग बंदा है? या क्या वो एक डिसऑनेस्ट मैन है जो इलीगल ड्रग्स लेके जीतता रहा, जितनी भी उसने स्पोर्ट्स जीती हैं उसने चीटिंग की? तो ये वो वाली चीजें हैं जिसके पर्सपेक्टिव में हम इन चैप्टर में डिफरेंट पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट्स या ट्रेट्स उनको डिस्कस करेंगे। देखा जाए तो बहुत सारे लोगों का आर्मस्ट्रॉन्ग की तरह उनकी पर्सनैलिटी के डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं और वन वे टू सम एंड क्वाइट डिफरेंट एक दूसरे से होते हैं। किसी से मिलते जुलते होते हैं, किसी से बहुत डिफरेंट होते हैं। बट टू डिटर्मिन हु अ पर्सन ट्रूली इज, ठीक है, इज फॉल्स टू अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट सीक्स टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स वे पीपल बिहेव, और यही वो ब्रांच है जो पर्सनैलिटी साइकोलॉजी कहलाती है। Personality is a pattern of enduring characteristics that produce consistency and individuality in a given person. यानी एक बंदे से दूसरे बंदे में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस लाए करते हैं उसकी बहुत बड़ी वजह उसकी स्पेसिफिक पर्सनैलिटी के पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। और ये बड़े इंड्यूरिंग का मतलब है कि ये काफ़ी, जैसे हमने कहा था ना, रिलेटिवली परमानेंट, सेम अप्लाइज हेयर। जैसे लर्निंग रिलेटिवली परमानेंट होती है, इसी तरह पर्सनैलिटी भी एक रिलेटिवली परमानेंट करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो इतने आसानी से चेंज नहीं होती और काफ़ी हद तक ये लॉन्ग लास्टिंग होती हैं और एक बंदे को एक इंडिविजुअलिटी, एक डिफरेंस दूसरे बंदे से प्रोवाइड करती हैं। वो उसकी पर्सनैलिटी के डिफरेंट डायमेंशंस हैं। हाउ एंड वाई पीपल रिस्पॉन्ड डिफरेंटली इन अ सर्टेन सिचुएशन और सिमिलर सिचुएशन। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना है कि जैसे हम कहते हैं कि कुछ लोग वो चाहते हैं कि कोई नया काम हो, कोई नया एक्सपीरियंस हो, और कुछ लोग चाहते हैं कि जी जिस तरीके से चल रही है सिस्टम वैसे ही चलता रहे।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर चीज़ में सच्चाई को सामने रखते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिसऑनेस्टी पे बिलीव करते हैं। कुछ इस तरह के होते हैं जो जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, और कुछ अपने आप को कूल और काम रखते हैं। कुछ लोग जो है वो सोशल गैदरिंग में ज़्यादा इंजॉय करते हैं, और कुछ लोग सोशल गैदरिंग में को अवॉइड करते हैं। तो ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जो इंडिविजुअल को एक दूसरे से डिफरेंस करता है, और हम उसको पर्सनैलिटी से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अगर एक और पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो पर्सनैलिटी इज द पैटर्न ऑफ रिलेटिवली इंड्यूरिंग वेज दैट अ पर्सन फील्स, थिंक्स एंड बिहेव्स। अच्छा, पर्सनैलिटी और सिचुएशनल फैक्टर्स आपस में मिल के एक इंसान की फीलिंग्स पे, एक इंसान की थॉट्स पे, एक इंसान के एटीट्यूड्स, एटीट्यूड्स का मतलब होता है उसकी पसंद या नापसंद। ठीक है, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो सकता है किसी अपनी स्टडी की तरफ, यू कैन हैव अ पॉजिटिव, अगर आपको स्टडी पसंद है यू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टडीज। अगर आपको स्टडी नापसंद है तो यू हैव अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द स्टडी। सिमिलरली आप सेटिस्फाइड है यूनिवर्सिटी से तो हम कहेंगे यू आर मोर सेटिस्फाइड, तो सेटिस्फेक्शन इज आल्सो एन एटीट्यूड। अच्छा, आप कमिटेड है तो कमिटमेंट इज आल्सो एन एटीट्यूड। अच्छा, आप लाइफ से सेटिस्फाइड है तो योर सेटिस्फेक्शन टुवर्ड्स लाइफ इज आल्सो योर पॉजिटिव एटीट्यूड। और बिहेवियर हमने जैसे पहले डिस्कस किया, बिहेवियर तो वो एक्शंस हैं जो ह्यूमंस परफॉर्म कर रहे हैं। तो पर्सनैलिटी स्पेसिफिक सिचुएशन के साथ मिल के, ठीक है, फॉर इंस्टेंस जो लोग एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं और वो एक सोशल एनवायरनमेंट में जाएं तो वो ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं, वो ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करते हैं। तो एक्सट्रोवर्ट क्या होगी, पर्सनैलिटी की डायमेंशन। सिचुएशनल फैक्टर क्या हो गया, सोशल सेटअप या सोशल गैदरिंग। तो आगे चल के हम डिफरेंट ट्रेड्स जब डिस्कस करेंगे या डिफरेंट डायमेंशन डिस्कस करेंगे पर्सनैलिटी की, तो हमें समझ आएगी कि पर्सनैलिटी इज मेड अप ऑफ वेरियस बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो जो मिल के इंसान की एक पर्सनैलिटी जो है उसको बनाते हैं, और वो जब एक सिचुएशन के अंदर काम करते हैं। लेकिन समटाइम्स ऐसे भी होता है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे हमारे ऊपर एक इम्पोज कर दिया जाता है कि आपने एक स्पेसिफिक पर्सनैलिटी जो है उसको लेके चलना है। जैसे हमने डिस्कस किया था इमोशनल लेबर के टॉपिक में, तो हमने कहा था कि जब इंसान को इस तरह का काम या इस तरह की जॉब करनी पड़ रही हो जहाँ वो अपने वो इमोशंस जो रियल उसके इंटरनल इमोशंस हैं उनको शो नहीं कर सकता, मैनिफेस्ट इमोशंस को शो करने पड़ते हैं। इसी तरह कहीं पे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा सिचुएशनल कंस्ट्रेंट्स हैं, और आपको जैसे हम एक बच्चे को एक सोशल गैदरिंग में साथ ले जाएं, हालांकि वो इंट्रोवर्ट है, और वहां पे हम उसको ये बात अच्छी तरीके से समझाते हैं कि तुमने खेलना कूदना है, और वो उस प्रेशर में आके, उस रिक्वायरमेंट में आके वहां पे वो शो करे कि मैं एक इंट्रोवर्ट या मैं एक सोशल गैदरिंग को नापसंद करने वाला बच्चा नहीं हूँ। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। इसी तरह देखा जाए कि किसी जो बंदा जो काफी क्रिएटिव है, उसको एक ऐसी जॉब दे दी जाए जिसमें उसको रूटीन का काम करना पड़े, तो वो भी एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से उसको उस सिचुएशनल फैक्टर में काम करना पड़ रहा है, और वो उसकी पर्सनैलिटी के अगेंस्ट है। लेकिन वो सिचुएशन या जॉब की रिक्वायरमेंट ऐसी है और रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट है कि आप अपनी पर्सनैलिटी के अगेंस्ट भी लोगों को फीलिंग्स, थॉट्स, एटीट्यूड और बिहेवियर शो करने पड़ सकते हैं। पर्सनैलिटीज की जो थेरीज हम डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहली है ट्रेट अप्रोच टू पर्सनैलिटी। इससे पहले कि हम देखेंगे ट्रेट का मतलब क्या होता है, लेट्स सी एन एग्जांपल। अगर किसी ने पूछा कि टेल मी अबाउट नेल्सन, एक लड़का है, ठीक है, उसके बारे में किसी ने कमेंट्स दिए कि ही इज जस्ट टेरिफिक, ही इज द फ्रेंडलीस्ट गाय आई नो, गोज आउट ऑफ हिज वे टू बी नाइस टू एवरीवन, ही हार्डली एवर गेट्स मैड, ही इज just so even tempered, no matter what's happening he's really smart too. About the only thing I don't like is that he's always in such a hurry to get things done. He seems to have boundless energy, much more than I have. He sounds great to me, especially in comparison to Rico, replied Jonetta. He is so self-centered and arrogant that it drives me crazy. अब अगर आप देखें यहाँ पे गौर करें तो इस पैराग्राफ या पैसेज जो आपके सामने अभी मैंने पढ़ा है इसमें बहुत सारे कुछ क्वालिटीज या करेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं, जैसे फ्रेंडली, इवन टेम्पर्ड, स्मार्ट, एनर्जेटिक, सेल्फ सेंटर्ड, एरोगेंट। अब ये जो बातचीत है इसके अंदर बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स जो कोई आपके बारे में बात कर रहा है या कोई आपके खिलाफ बात कर रहा है तो वो कुछ करेक्टरिस्टिक्स बयान कर रहा है, ठीक है। और वो करेक्टरिस्टिक्स बेसिकली बताया जा रहा है कि डिफरेंट सिचुएशंस में वो बंदा इस तरीके का है।
ठीक है, हम कहते हैं समवन इज वेरी आउटगोइंग, समवन इज वेरी सोशल, समवन इज वेरी शाय, समवन इज वेरी कॉन्फिडेंट। ये क्या है, हम उसकी डिफरेंट क्वालिटीज बता रहे हैं। और यही जो क्वालिटीज हैं इनको हम कहते हैं ट्रेड्स। तो अगर किसी से पूछा जाए कि आप करेक्टराइज करें किसी और बंदे को, जैसे इसे पिछली स्लाइड पे हमने कहा था, तो आप उसकी कुछ क्वालिटीज या ट्रेड्स बता रहे होंगे बेसिकली। Traits are defined as consistent personality characteristics and behavior displayed in a different situation. Trait theory is the personality approach that seeks to identify the basic traits necessary to describe a personality. अब ट्रेड थेरी ये नहीं ज्यूम करते होते कि कुछ बंदों के अंदर ये ट्रेड्स हैं और कुछ के अंदर नहीं है। बेसिकली वो ये कह रहे होते हैं कि हर बंदा कुछ ट्रेड्स अपने अंदर रखता है, डिग्री टू विच वो ट्रेड उसके अंदर कम या ज्यादा है वो डिफरेंट होती है। फॉर इंस्टेंस, आप को कहे कि कोई बंदा रिलेटिवली फ्रेंडली है जबकि दूसरा बंदा जो है वो रिलेटिवली अनफ्रेंडली है। इसका मतलब है वो जो फ्रेंडलीनेस की ट्रेट है वो एक बंदे में हाई है जो ज्यादा फ्रेंडली है, और दूसरे में वो लो है जो कम फ्रेंडली है, या उसकी फ्रेंडलीनेस जो है वो अनफ्रेंडलीनेस की तरफ जा रही है। यानी जो अनफ्रेंडली होगा इसका मतलब वो कम फ्रेंडली होगा। ठीक है। अब मेजर चैलेंज तो जो जो आता है, जो ट्रेड थेरीज को लेके चलते हैं जो साइकोलॉजिस्ट, वो ये कि वो कौन से बेसिक ट्रेड्स हैं जो बेसिकली एक बंदे की पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए चाहिए होते हैं। और यहीं से डिफरेंट साइंटिस्ट जो हैं वो बहुत डिफरेंट सेट्स ऑफ ट्रेड्स जो हैं वो लेके आए हैं और वो एक्सप्लोर होते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रेड थ्योरी। साइकोलॉजिस्ट के लिए हमेशा से ये एक चैलेंज रहा है कि ये डिटरमिन करें कि आपकी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होती है, क्या रीजंस हैं, क्या फैक्टर्स हैं जो आपकी डिफरेंट, एक बंदे की पर्सनैलिटी दूसरे बंदे से डिफरेंट होती है, तो उसके पीछे क्या रीजंस होती हैं। इसके ऊपर इतनी ज़्यादा रिसर्च हुई है और काफ़ी हद तक ये कंक्लूजन अब एक साइंटिस्ट के दरमियान ये पाया जाता है, साइकोलॉजिस्ट के दरमियान, कि पार्शली जो है वो आप अपनी पर्सनैलिटी लेके पैदा होते हैं, यानी आपकी नेचर या बायोलॉजिकल हेरिटेज, और पार्शली जो है वो आपके जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपके पैदा होने के बाद के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आपको ये चीज़ें सिखाते हैं, जिसको हम नेचर और नर्चर से डिनोट करते हैं। तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए, इसको एक एग्रीगेट की शक्ल देने की कोशिश की जाए, तो 50% जो है वो नेचर या बायोलॉजिकल हेरिटेज, और 50% जो है वो आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस यानी नर्चर पार्ट प्ले करते हैं। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट जो शुरू में जिन्होंने साइकोलॉजी को और पर्सनैलिटी को स्टडी करना शुरू किया, उनका तो यही मानना था कि हमारी पर्सनैलिटी काफ़ी फिक्स होती है, यानी वो डिटर्मिनिज्म पे चलते थे कि हम अपनी पर्सनैलिटी लेके पैदा होते हैं और उसको बाद में चेंज नहीं किया जा सकता। और इसमें सर फहरिस्त नाम है फ्राइड का, जिसकी साइको डायनेमिक थ्योरी जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है और बहुत ज़्यादा उसको डिस्कस किया जाता है। तो फ्राइड का भी यही था कि आपके अंदर जो पर्सनैलिटी अल्लाह ताला ने लिख के भेजी है वो बिल्कुल फिक्स है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपके जो फिजिक है, आपकी जो फेशियल जो फेस के जो शक्ल है आपकी, ठीक है, आपका जो जेंडर है, आपका जो मसल्स कॉम्पोजिशन, जो बायोलॉजिकल चीज़ें जो आपने अपने पेरेंट्स से, आपके बालों का रंग, आपकी आंखों का रंग, वो चीज़ें जो कि डिटर्मिनेट होती हैं, फिक्स्ड होती हैं, क्योंकि आपकी जेनेटिक्स के अंदर होती हैं। तो यही जेनेटिक्स अप्रोच, हेरिडिटी अप्रोच जो है वो पर्सनैलिटी के ऊपर भी इम्प्लीमेंट की जाती थी। अच्छा, बाद में स्टडीज की गई जो स्पेसिफिकली ट्विन स्टडीज जिन्हें हम कहते हैं, यानी कि दो ऐसे सिबलिंग्स जिनके जेनेटिक्स बिल्कुल सेम है उनके अंदर, और उनके बारे में स्टडी की, और वो उन लोगों को ट्रेस किया गया जो बचपन में अलहदा हो गए थे। यानी अक्सर ऐसे होता है कि ट्विन्स हैं, अडॉप्ट कर लिए, एक ट्विन किसी और फैमिली में चला गया, एक ट्विन किसी और फैमिली में चला गया, तो उनको भी ट्रेस किया गया। और देखा ये गया कि बहुत हद तक तो ठीक है, सिमिलैरिटीज एग्जिस्ट करती हैं। इवन यहाँ तक भी देखा गया कि दो ट्विन्स जो अलग-अलग किस्म के घरों में पले पड़े, उनकी बहुत सारी कॉमन चीजें थी, आदतें थी। इवन यहाँ तक भी देखा गया कि उनकी इवन वो जिस दिन कपड़े पहनते थे वो एक किस्म के कलर के कपड़े पहनते थे, हालांकि वो अलग-अलग पले पड़े, उनके शौक, हॉबीज, पसंद नापसंद ऑलमोस्ट सेम थे।
लेकिन उस स्टडी ने यह भी एक नतीजा निकाला कि बहुत ज़्यादा जो है वो फिक्स नहीं होती हर चीज़, उसके अंदर ओवर द टाइम पर्सनैलिटी में चेंजेस भी आती हैं। अगर तो पर्सनैलिटी सिर्फ जेनेटिक्स से ही डिटर्मिन होती तो फिर तो ये कंफर्म था कि पर्सनैलिटी चेंज नहीं हो सकती। लेकिन अब चूंकि हमारे पास ये दूसरा फैक्टर भी है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इन्फ्लुएंस करते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। आपका आप जिस इलाके में रहते हैं उसका कल्चर, वहाँ पे लोगों का तौर तरीका, आपके फैमिली का तौर तरीका, आपके फ्रेंड्स और सोशल ग्रुप्स, इन सब से आप लर्न करते हैं और वो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी पार्ट प्ले करते हैं। इवन आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस जो हैं वो भी आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं। तो यहाँ पे एक बड़ी एग्जाम्पल मेरे जहन में आती है, स्पेसिफिकली हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु की। ठीक है कि वो अपने जो स्ट्रेंथ ऑफ करेक्टर था, अपनी टफनेस थी, अपने ट्रुथ को एस्टेब्लिश करने की जो उनके अंदर ताकत और कुव्वत थी, ठीक है, वो एक बड़ी मुनफरिद किस्म की उनकी पर्सनैलिटी थी। अब इस्लाम कबूल करने से पहले भी वो सारी उनके अंदर ये सारी पर्सनैलिटीज के एस्पेक्ट्स थे वो पाए जाते थे, लेकिन तब उन चीज़ों को वो कहीं और यूटिलाइज कर रहे थे, अगेंस्ट इस्लाम एफर्ट्स कर रहे थे, यहाँ तक कि फिजिकली भी तैयार थे कि वो कोई ना कोई एक्शन लें। और अल्लाह ताला ने फिर जब उनको ईमान की दौलत से नवाजा, ठीक है, तो वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बड़े जैसे कहते हैं करीबी साथी, लेकिन उनकी जो एग्रेसिवनेस थी, उनकी जो राइटनेस को अपकीप करने की जो एक उनके अंदर चाहत थी, ठीक है, जैसे वो घबराते भी नहीं थे, मतलब वो फियर भी नहीं था उनके अंदर, तो वो एक बड़ा मुनफरिद था। लेकिन फिर आप लोगों ने यही देखा कि जब वो खलीफा बने तो अग्रेसिवनेस, गुस्सा आना, ताकत, ये सब उनके अंदर था, लेकिन उन चीज़ों को उन्होंने और तरीके से यूटिलाइज किया। उस टाइम वो एज अ पर्सन नहीं अग्रेसिव थे, लेकिन एज अ एक्शन जो उन्होंने लिए, यानी कि आप समझो कि हजरत उमर के ज़माने में मुसलमानों ने जो फतुहात की, जिस तरह इस्लाम को फैलाया, ठीक है, उसकी मिसाल अब हमें आज नहीं मिलती, आज तक उतनी ज़्यादा मुनफरिद खिलाफत हमें उस हिसाब से नहीं मिलती। तो वो जो क्वालिटीज जो पर्सनैलिटी की थी वो अपने साथ साथ थी, लेकिन वो डिफरेंट तरीके से मैनिफेस्ट होती हैं जब सिचुएशंस चेंज होती हैं। इसीलिए कई लोग जो नेचर के अग्रेसिव होते हैं वो स्पोर्ट्स में ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन अगर ही वो अग्रेसिवनेस को यूज़ करना चाहें तो वो नेगेटिव कामों में भी यूज़ कर सकते हैं, चोरी डकैती, इस तरह की वारदातों में भी यूज़ कर सकते हैं। तो पर्सनैलिटी का सिचुएशन के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। आप मस्जिद में और तरीके से बिहेव करेंगे, जॉब पे और तरीके से बिहेव करेंगे, और अपने फ्रेंड्स की गैदरिंग में और तरीके से बिहेव करेंगे। ये तो हमें क्लियर हो गया कि पर्सनैलिटी बिहेवियर के साथ, जब हमने कहा था कि हमने प्रिडिक्ट करना है बिहेवियर, ठीक है, तो पर्सनैलिटी का उसका बहुत अमल दखल है। हम किसी के बिहेवियर को सबसे पहले डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, फिर प्रिडिक्ट करते हैं, फिर चेंज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बात यह है कि टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ खसूसियत होती है कि इंसान को हम किस तरह डिफाइन करें कि जी वो बहुत शाय है या कॉन्फिडेंट है, वो बहुत एग्रेसिव है, वो बहुत ऑनेस्ट है, वो बहुत क्रिएटिव है। ये कि इतनी ज्यादा ट्रेड्स, एक लिस्ट अगर आप नेट पे सर्च करें टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ ट्रेड्स आपको मिलेंगे। तो उसके लिए फिर हमारे पास तरीकाकार होता है फ्रेमवर्क्स। ये फ्रेमवर्क्स बेसिकली पर्सनैलिटी के डिफरेंट डायमेंशंस को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, और ये इस तरह बनाए जाते हैं कि आपकी एक ओवरऑल जो शख्सियत है हम उसको इन फ्रेमवर्क्स के थ्रू डिफाइन करें। बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स, ठीक है, ये या उसको हम ओशियन मॉडल भी कहते हैं, ताकि उसके जितने 5 डायमेंशन हैं उनके फर्स्ट लेटर्स अगर लें तो वो ओशियन बन जाता है। तो इससे भी आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं। ये जो बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट है ये एक पर्सनैलिटी का ऐसा फ्रेमवर्क है जो अगर ऑर्गेनाइजेशनल रिसर्च की बात जाए या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी की बात की जाए या जर्नल साइकोलॉजी की भी बात की जाए तो ये बहुत पॉपुलर है। उसकी वजह यह है कि इसके ऊपर जब रिसर्च बहुत ज़्यादा की गई तो देखा गया कि इसके जो 5 बेसिक डायमेंशंस हैं वो ह्यूमन पर्सनैलिटी की बहुत सारी वेरिएशंस को अपने अंदर कैप्चर कर लेते हैं, और किसी एक बंदे की ओवरऑल पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए ये बिग 5 की हेल्प हम ले सकते हैं, और उसकी बहुत सारे डिफरेंट किस्म के बिहेवियर्स जो वो रियल लाइफ सिचुएशंस में कर रहा होता है उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और दूसरा ये कि चूंकि ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स, ये जो इसकी डायमेंशन है बिग 5 की, ये बहुत सारी
छोटी छोटी पर्सनैलिटी ट्रेट से मिलके एक एक डायमेंशन बनी होती है और ये रिलेटिवली स्टेबल होती हैं ओवर द टाइम, तो ये पर्सनैलिटी की बहुत अच्छी इंडिकेटर साबित हुई हैं। सो ओपननेस टू एक्सपीरियंस जो पहली डायमेंशन है बिग फाइव मॉडल की। अच्छा, ये वो लोग होते हैं जिनमें ये वाली डायमेंशन अगर हाई हो, यानी हाई ओपननेस टू एक्सपीरियंस हो, या ओपननेस भी हम उसे कह सकते हैं, तो ये लोग काफ़ी ओरिजिनल आइडियाज़, ठीक है, क्रिएटिव आइडियाज़, इनको हमेशा वेलकम करते हैं। जो एनवायरनमेंट से इनको बहुत सारी स्टिमुलाइज मिलते हैं, उनको एक्सेप्ट करते हैं ओपन हार्टेडली, बिकॉज वो उनके लिए एक नया एक्सपीरियंस लेके आते हैं। ठीक है, दिस टाइप ऑफ पीपल हैव अ वेरी ब्रॉड इंटरेस्ट एंड दे आर विलिंग टू टेक रिस्क। ठीक है, चूंकि नए नए एक्सपीरियंस इनको चाहिए होते हैं ना, तो रिस्क टेकर्स भी होते हैं। इसका मतलब है कि ये लोग ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स या ज्यादा बिजनेस की तरफ जाएंगे। क्योंकि ये रिस्क टेकर्स होते हैं, और हमेशा जिसने बिजनेस करना होता है उसके लिए रिस्क टेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी दैट इज रिक्वायर्ड। अच्छा, जो लेस होंगे ओपननेस टू एक्सपीरियंस में, ठीक है, ये वो लोग होंगे जो थोड़े नैरो माइंडेड होंगे, चेंज इनको एक्सेप्ट नहीं होगी। ये जो इस टाइम चीज चल रही है वो वैसे ही उसको देखना चाहेंगे। अच्छा, उसके बाद न्यू आइडियाज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कहेंगे जो पुराना सिस्टम है उसी को इम्प्लीमेंट रहने दो, कॉशियसली अपनी लाइफ गुजारेंगे। तो ये कुछ फीचर्स होंगे जो ओपननेस टू एक्सपीरियंस में लो होंगे। जैसे हमने कहा कि पर्सनैलिटीज जो हैं वो आपके बिहेवियर को प्रेडिक्ट करती हैं, इसलिए पर्सनैलिटीज जो हैं वो बीइंग अ मैनेजर भी हमें अपने एम्प्लॉयज़ की, या बीइंग इन इन अ प्रोफेशनल, हमें अपने एम्प्लॉयज़ की पर्सनैलिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए। और इसलिए हम फिर जॉब और पर्सनैलिटी फिट का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत डिस्कस करते हैं, खासतौर पे इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में। तो अगर आप देखें, ये ओपननेस टू एक्सपीरियंस जिन लोगों में हाई है वो किस किस्म की जॉब्स को ज़्यादा पसंद करेंगे? ऑब्वियसली वो जॉब्स ऐसी पसंद करेंगे जिनमें इनोवेशन हो ज़्यादा, ठीक है, न्यू आइडियाज़ और क्रिएटिविटी का अमल दखल हो। फिर ऐसी जॉब जिसमें रिस्क टेकिंग है वो भी ज़्यादा फिट होगी उन लोगों के लिए जो ओपननेस टू एक्सपीरियंस में हाई हैं। अच्छा, लेकिन इनका ये भी है कि जो ज़्यादा चांसेस हैं कि जो ओपननेस टू एक्सपीरियंस में हाई है वो आपकी जॉब जल्दी फ्रिक्वेंटली स्विच करते हैं, और जॉब स्विचिंग हर दफ़ा कंपनी के लिए एक अच्छा शुगर नहीं होते कि भी वो क्यों जॉब स्विच करते हैं, वो तो एक बड़ा इन्वेस्ट किया होता है अपने एम्प्लॉयज़ पे। अच्छा, लेकिन अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ की ओपननेस टू एक्सपीरियंस को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, यानी यूज़ करना चाहते हैं कि वो आपको नए से नए आइडियाज़ और ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको काम करके दें, ठीक है, ताकि उसके अंदर एक इनोवेशन लेके आए, तो आपको फिर उनकी जॉब्स भी ऐसी डिज़ाइन करनी पड़ती हैं कि बहुत ज़्यादा क्लोज टाइट किस्म की जॉब्स ना हो, उनमें उनको ऑटोनॉमी मिले, उनको फैसला करने की कुव्वत मिले, उनको ये अथॉरिटी मिले कि वो अपनी जॉब्स को फ्लेक्सिबली कर सकें। ठीक है, लेकिन हर दफ़ा हर किस्म की जॉब के लिए भी ओपन एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता। फॉर एग्जांपल जैसे आर्मी है, अब आर्मी में तो आप नहीं चाहेंगे कि आपका एम्प्लॉय एक लेवल पे, जो लोअर लेवल खासतौर पे जो एम्प्लॉयज हैं वो ओपन एक्सपीरियंस में हाई होते हुए वो नए से नए तजर्बे करें। वहां पे तो डिसिप्लिन चाहिए, वहां पे तो कमांड चाहिए, वहां पे तो जो ऊपर से ऑर्डर आया है उसको एग्जैक्टली वैसी एग्जीक्यूट करना चाहिए, एक्सेप्ट फॉर फ्यू केसेस जिसमें जाहिर है इमरजेंसी की सिचुएशन में तो वो फिर अप्लाई करना पड़ जाता है। लेकिन नॉर्मल रूटीन में आर्मी इज मोर अबाउट कमांड्स एंड डिसिप्लिन, तो वहां पे फिर ओपननेस टू एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ज्यादा प्रेफरेबल नहीं होगा। वहां पे एम्प्लॉय को फिर अपनी उस पर्सनैलिटी को पीछे रख के अपना जो डिसिप्लिन वाली पर्सनैलिटी है उसको सामने ज्यादा लाना पड़ेगा। फिर कॉन्सेंशियसनेस बड़ी इंपॉर्टेंट एक पर्सनैलिटी ट्रेट है। ठीक है, ये वो लोग जो हाई होते हैं कॉन्सेंशियसनेस में, ये लोग बड़े केयरफुली काम करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, चीज़ों को संभाल के रखने वाले होते हैं। ठीक है, और अपनी ऑब्लिगेशंस जो उनको टास्क दिए जाते हैं बड़े सीरियसली लेते हैं। ठीक है, और गोल्स उनके थोड़े होते हैं लेकिन वो उनको अचीव करते हैं विद एफिशिएंसी। ऑन द अदर हैंड पीपल हु आर लो ऑन कॉन्सेंशियसनेस, ठीक है, केयरलेस होते हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं, इररिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो ये पर्सनैलिटी ट्रेट जो है इसका बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस के साथ ताल्लुक है। ठीक है, ये देखा गया है कि खास तौर पे ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग जॉब कर रहे हैं और कॉन्सेंशियसनेस में हाई हैं वो परफॉर्मेंस में भी बेटर होते हैं। तो इट्स अ वेरी यूजफुल
ट्रेट। अगर आप अंदाजा लगाएं किसी बंदे के कि वो कॉन्सेंशियसनेस में हाई है, क्या तरीका है अंदाजा लगाने का? आप उससे क्वेश्चन फिल करा सकते हैं, आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप उसके पुराने बॉस से पूछ सकते हैं, आप उसके पुराने दोस्तों से पूछ सकते हैं, आप उसको थोड़े अरसे कुछ काम या टास्क देके ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अगर आप अंदाजा लगाएं कि वो बंदा ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, ऑर्गेनाइज्ड है, डिपेंडेबल है, परसिस्टेंट है, डिसिप्लिन्ड है, और आपकी जॉब भी इस किस्म की है कि उसमें इस किस्म के बंदे की रिक्वायरमेंट है, थोड़ी सी यू नो कुछ होती हैं ऐसी जॉब जिनमें ये चीजें रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे आर्टिस्ट होते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, उनके और जरा डिफरेंट टास्क है। लेकिन ये कि ज्यादातर जॉब्स में आपको आप देखोगे कि कॉन्सेंशियसनेस इज वन ऑफ दोज ट्रेड्स विच इज एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड। और रिसर्च में ये भी साबित हुआ है कि कॉन्सेंशियसनेस इज दैट पर्सनैलिटी ट्रेट जिसका परफॉर्मेंस के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। फिर ओशियन में या बिग फाइव में जो तीसरी पर्सनैलिटी ट्रेट है दैट इज एक्स्ट्रावर्जन। कुछ लोग इसको पॉजिटिव अफेक्टिविटी भी कहते हैं, लेकिन थोड़ा दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अच्छा, एक्स्ट्रावर्जन का बहुत ज्यादा ताल्लुक आपकी इन्वायरमेंट, जो अपनी इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या इंटरनल इन्वायरमेंट के साथ अटैच्ड हो, ठीक है, उससे वो सेटिस्फेक्शन फील करे। कब? जब ज्यादा सोशल एक्टिविटी है, ह्यूमन इंटरेक्शन ज्यादा है, ठीक है, और वो उस ह्यूमन इंटरेक्शन की वजह से ज्यादा एंथुजियास्टिक, टॉकटिव, कमांडिंग, ठीक है, आउटगोइंग हो जाए, तो वो ज्यादा एक्सट्रोवर्ट है। और एक्सट्रोवर्ट्स जो हाई होंगे वो ज्यादा एनर्जाइज्ड होंगे, ज्यादा एनर्जी फील करेंगे, ज्यादा सेटिस्फेक्शन फील करेंगे जब उनके आसपास ज्यादा लोग मौजूद होंगे। एक्सट्रोवर्ट्स के ऑपोजिट होता है इंट्रोवर्ट्स। ये वर्ड भी बहुत कॉमनली इंग्लिश में यूज होता है और आमतौर पे हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में भी यूज कर रहे होते हैं। इफ एक्सट्रोवर्ट्स आर मोर टॉकटिव, introverts are more quiet. If extroverts are more fun loving, introverts are more sober. If extroverts are more sociable, introverts are more reserved. If extroverts have energized by social interaction, तो introverts are drained by social interaction. इसी तरह ये डिटेल में कुछ और क्वालिटीज हैं इंट्रोवर्ट्स की और एक्सट्रोवर्ट्स की, ठीक है। इंट्रोवर्ट्स एनर्जी हासिल करते हैं, लेफ्ट साइड पर अगर आप देखें, फ्रॉम इनसाइड देमसेल्फ। एक्सट्रोवर्ट्स एनर्जी हासिल करते हैं विद इंटरेक्शन फ्रॉम पीपल। इंट्रोवर्ट्स आर ऑफन शाय, एक्सट्रोवर्ट्स आर ऑफन सोशेबल, ठीक है। इसी तरह इंट्रोवर्ट्स हैव फ्यू क्लोज फ्रेंड्स, एक्सट्रोवर्ट्स हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है, और इजीली फ्रेंडशिप बना भी लेते हैं। इंट्रोवर्ट्स को टाइम लगता है। इंट्रोवर्ट्स लार्ज ग्रुप में क्वाइट होंगे और एक्सट्रोवर्ट्स आउटस्पोकन होंगे, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। अगर देखा जाए तो कुछ जॉब्स जो हैं वो एक्सट्रोवर्ट्स के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल होती हैं। अगर ऐसी जॉब जिसके अंदर ह्यूमन इंटरेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है, पब्लिक डीलिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है, या ऐसी इन्वायरमेंट जहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ आपको काम करना है, वहाँ पे एक्सट्रोवर्ट ज़्यादा फिट बैठेंगे। लेकिन अगर ऐसी इन्वायरमेंट है जहाँ पे इंडिविजुअली काम करना है, इंडिपेंडेंटली काम करना है, आपको एक खामोश जगह चाहिए जहाँ पे बैठ के काम करने की, एक स्टूडियो चाहिए आपको, या एक ऑफिस हो जहाँ पे बहुत डिस्टर्बेंस ना हो रही हो, तो इंट्रोवर्ट्स वैसी जॉब को ज्यादा पसंद करेंगे। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, नॉट अल्टीमेट एग्जांपल्स, और भी एग्जांपल्स आप ढूंढ सकते हैं कि जैसे ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, ट्रक ड्राइवर्स हैं, इंट्रोवर्ट ज्यादा बेहतर हो सकता है करें जो एक्सट्रोवर्ट्स हैं। लेकिन एक बात जहन में रखें, सिर्फ पर्सनैलिटी नहीं, साथ एबिलिटीज भी काउंट करती हैं कि जॉब करने की आपके पास एबिलिटी है कि नहीं। लेकिन हम अगर सिचुएशन के हिसाब से बात करें तो इस तरह हम जॉब फिट अकॉर्डिंग टू पर्सनैलिटी भी डिफाइन कर सकते हैं। जब यही देखें आपके सामने जो सिचुएशन है, आपको क्या लगता है यहाँ पे एक्सट्रोवर्ट ज़्यादा सक्सेसफुली अपना रोल प्ले करेंगे या इंट्रोवर्ट ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे? तो ऑब्वियसली चूंकि यहाँ पे ज़्यादा सोशल गैदरिंग है तो एक्सट्रोवर्ट्स यहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। ऑन द अदर हैंड जो मोर इंट्रोवर्ट्स हैं वो इस साइड पे ज़्यादा इस तरह की सिचुएशन में ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे। although you would be thinking कि जो ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। यस, ये बात कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन आप ये जान के हैरान होंगे कि आपके सामने ये जो बहुत सारे सक्सेसफुल और इस टाइम दुनिया के 3 सबसे अमीर तरीन आदमी जो टॉप की रो में है, जिसमें सबसे पहले जेफ बेजोस है, फिर एलन मस्क है, और फिर बिल गेट्स है, ये, और फिर चौथा जो है वॉरेन बफेट भी है, फिर मार्क जकरबर्ग ये जो फेसबुक का बानी है, फिर सर्जी बिन जो गूगल का बानी है, और इसी तरीके से स्टीव वॉजनेक जो एप्पल का बानी है। ये सब लोग फेमस इंट्रोवर्ट्स हैं,
ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि अगर सिर्फ एक्सट्रोवर्ट ही हो तो वही सक्सेसफुल होते हैं। इंट्रोवर्ट्स डू हैव देयर ओन कैपेसिटी टू कम फॉरवर्ड एंड टू विन द वर्ल्ड व्हेन ऑल अदर्स आर बिजी चैटिंग अमंग ईच अदर। तो ये बात भी ध्यान में रखिएगा कि बीइंग एन इंट्रोवर्ट डज नॉट मीन दैट यू आर नॉट सक्सेसफुल, इट जस्ट मीन दैट यू आर मोर कंफर्टेबल विद योरसेल्फ। Agreeableness is a very पॉजिटिव काइंड ऑफ पर्सनैलिटी अगर जिसकी हाई है। ठीक है। इंडिविजुअल्स जो दूसरों के साथ ज़्यादा अच्छे तरीके से चल सकते हैं, और इट्स नॉट अबाउट कि दूसरों के साथ बातचीत करना या सोशल गैदरिंग में एंजॉय करना, इट्स अबाउट कि वन टू वन लोगों के साथ किस तरह की इंटरेक्शन है या इनकी क्या ओरिएंटेशन है टूवर्ड्स पीपल। ठीक है। जो दूसरों के साथ ज़्यादा अच्छे तरीके से चल सकते हैं वो हाई होंगे एग्रीएबल में। अब जो एग्रीएबल लोग होंगे दे आर बेटर टीम प्लेयर्स, दे आर मोर कोऑपरेटिव, दे आर वार्म, ट्रस्टवर्दी, हेल्पफुल। ठीक है। और जो अदारा इनसे एक्सपेक्ट करेगा वो अदारे की वो बात ज़्यादा मानेंगे, कंफॉर्मिटी में ज़्यादा होगी, कंप्लायंस ज़्यादा होगी। जो लो होंगे एग्रीएबलनेस में वो कोल्ड होंगे, उनके अंदर सेल्फिशनेस होगी, रूड होंगे, अनकोऑपरेटिव होंगे, अनफ्रेंडली होंगे। ठीक है। अगेंस्ट लोगों के जाना ज़्यादा पसंद करेंगे। एग्रीएबलनेस आल्दो सुनने में तो बहुत अच्छी क्वालिटी है, जिसमें हाई हो और वो ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहा हो तो वहाँ पे एग्री अदारा तो ज़रूर चाहेगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीएबल हों। लेकिन इसमें ये बात भी जहन में रखें कि हर किस्म के ऑक्यूपेशन में, ख़ास तौर पे जहाँ पे बड़े क्रिएटिव आइडियाज़ चाहिए होते हैं या जहाँ पे आपको चाहिए होता है कि अपने बॉस की अगर कोई गलत बात है उसकी निशानदही करें, या दूसरे एम्प्लॉयज़ या सिस्टम कहीं पे सही काम नहीं कर रहा, तो वहाँ पे ऑब्वियसली एग्रीएबलनेस जो है वो उस पार्ट में इतनी अच्छा पार्ट नहीं प्ले करेगी, और ओवर एग्रीएबलनेस भी वहाँ पे अदारे को नुकसान पहुंचाएगी। या ऐसी सिचुएशंस जहाँ पे ज़रूरत हो कि गलती की निशानदही की जाए, वहाँ पे भी एग्रीएबलनेस जो है वो ओवर एग्रीएबलनेस जो है वो इतनी बेहतर पर्सनैलिटी नहीं होगी उस सिचुएशन में। और लास्ट में अगर ओशन में देखें तो न्यूरोटिसिज्म। ठीक है। न्यूरोटिसिज्म इज बेसिकली अ नेगेटिव पर्सनैलिटी ट्रेट। ये अगर किसी में ज़्यादा है, हाई है, तो वो उसमें उसको नेगेटिव अफेक्टिविटी भी कहते हैं। और इसका ऑपोजिट जो है दैट इज इमोशनल स्टेबिलिटी। तो जैसे नाम से साबित है, न्यूरोटिसिज्म का ताल्लुक इंसान के इमोशनल स्टेट्स के साथ है। हमने पहले इमोशंस का चैप्टर पढ़ा और हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोशंस होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। तो जो लोग जिनकी टेंडेंसी होती है, उनकी पर्सनैलिटी में ये होता है कि वो जल्दी नेगेटिव इमोशनल स्टेट्स को फील करना शुरू कर देते हैं। यानी फील क्या करना, जल्दी स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, डिप्रेस जल्दी हो जाते हैं, अपनी चीज़ों को नेगेटिवली देखते हैं, अपने आप को अराउंड द वर्ल्ड जो हो रहा है चीज़ें उसकी इंटरप्रिटेशन नेगेटिव करते हैं। दे आर हाई इन न्यूरोटिसिज्म, विच मीन्स कि अगर वो हाई है न्यूरोटिसिज्म में तो इमोशनल स्टेबिलिटी लो है, और अगर वो लो है न्यूरोटिसिज्म में इट मीन्स दे आर मोर इमोशनली स्टेबल। बहुत जल्दी बहुत आराम से स्ट्रेस्ड आउट नहीं होते, और बहुत आराम से वो चीज़ों का असर कबूल नहीं करते, उसके जो इंटरप्रिटेशन है वो नेगेटिवली नहीं करते। और सेकेंडली कि जो इमोशनली स्टेबल होंगे ऑब्वियसली वो ज़्यादा टेंडेंसी होगी कि वो इमोशनल इंटेलिजेंस भी होंगे साथ साथ। आल्दो एग्जैक्ट चीज़ें सेम नहीं है, इमोशनल इंटेलिजेंस का तो ताल्लुक दूसरों के इमोशंस के साथ भी होता है, लेकिन अपने इमोशंस की जब बात होगी तो अपने इमोशंस को इजीली कंट्रोल करेंगे जो न्यूरोटिसिज्म में लो होंगे। वैसे तो ये बज़ाहिर बिल्कुल सही बात है कि न्यूरोटिसिज्म का ज़्यादा होना इवन आपको बीमारी की तरफ भी ले जाता है। ठीक है। एंग्जाइटीज़ की तरफ भी ले जाता है, आपको डिप्रेशन की तरफ भी, और बहुत सारी साइकोलॉजिकल बीमारियां न्यूरोटिसिज्म से जन्म लेती हैं। अगर किसी की पर्सनैलिटी में ज़्यादा है तो उसके चांसेस भी होते हैं कि वो जल्दी ब्लड प्रेशर या इस किस्म की बीमारियां जो साइकी से ताल्लुक़ रखती हैं, जैसे कोलेस्ट्रोल है या डिप्रेशन वाली बीमारियां, उसकी तरफ चला जाए। लेकिन कुछ एरियाज में ये भी देखा गया है कि न्यूरोटिसिज्म हमेशा गलत नहीं होता। जो ज़्यादा देखें स्ट्रेस का ताल्लुक आपकी परफॉर्मेंस के साथ भी है। थोड़ा बहुत स्ट्रेस जिसे हम फंक्शनल स्ट्रेस कहते हैं वो तो ज़रूरी होता है अगर आपने सही और अच्छा काम करना है। आप खुद सोचें, जब एग्जाम्स का जब तक स्ट्रेस नहीं शुरू होता तो तब तक आप सही तरीके से पढ़ाई नहीं करते, मेहनत नहीं शुरू करते, और वो स्ट्रेस शुरू होते ही एक इस तरह की एनर्जी आ जाती है आपके अंदर कि जल्द अज जल्द वो चीज़ें तैयार हो जाती हैं जो नॉर्मल हालात में आप नहीं कर पाते। ठीक है। तो स्ट्रेस तो अच्छा है।
अच्छा, अब जो न्यूरोटिक होता है ना, वो एक ग्रुप सेटिंग में जब काम कर रहा होता है, एक टीम में काम कर रहा होता है ना, तो वो इस तरह सोच रहा होता है कि यार मैं अगर अच्छा काम नहीं करूंगा तो दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वो एक नेगेटिव सोच बजाहिर उनको बेटर परफॉर्मर बना देती है। और बहुत सारे ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं जैसे राइटर्स, आर्टिस्ट, अकाउंटेंट्स, फ्लोरिस्ट, योगा इंस्ट्रक्टर, फ्रीलांस डिजाइनर्स, जिनके अंदर थोड़ा बहुत न्यूरोटिसिज्म का होना जो है वो एक पॉजिटिव परफॉर्मेंस के साथ एसोसिएटेड देखा गया है। ठीक है। और जैसे कुछ क्रिएटिव जीनियसेस जो हैं, जिन्होंने बड़े बड़े दुनिया में काम किए और नाम पैदा किए, जैसे आइजैक न्यूटन का यहाँ पे मेंशन्ड है, उसके अंदर भी न्यूरोटिसिज्म हाई है। तो ये हमेशा बुरी नहीं होती, लेकिन ओवर न्यूरोटिसिज्म जो है वो इंसान को जो है वो नुकसान पहुंचा सकती है। इससे पहले कि पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर पर्सनैलिटी रैप अप करूं, मैं आपको ये दोबारा से रिमाइंड कराना चाहता हूं कि ये पर्सनैलिटीज लेस या हाई, ये कोई ऑन ऑफ स्विच नहीं है कि कोई बिल्कुल ही इंट्रोवर्ट है और कोई बिल्कुल ही एक्सट्रोवर्ट है। दे आर लाइक अ कॉन्टिन्यूम, यानी कि कोई ज्यादा एक्सट्रोवर्ट हो सकता है, कोई कम एक्सट्रोवर्ट हो सकता है, कोई कम इंट्रोवर्ट हो सकता है, कोई बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हो सकता है। तो ये एक कॉन्टिन्यूम जैसे आपके सामने ये तस्वीर में है कि कोई और फिर पूरा बंदा जो है उसके अंदर कोई पर्सनैलिटी ट्रेट हाई है, कोई लो है, तो वो एक यूनिक पर्सनैलिटी बनेगी। और यही एक वजह होती है, ये वन ऑफ दिस रीजन कि एवरी इंडिविजुअल इज साइकोलॉजिकली डिफरेंट फ्रॉम अदर इंडिविजुअल, यानी कि फिजिकली तो ऑफ कोर्स डिफरेंट है। ठीक है। और वो तो अल्लाह ताला ने भी कहा है कि भाई इंसान के जो उसके जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो बिल्कुल मैच नहीं कर सकते, और वो अल्लाह ताला उनको भी इतनी परफेक्शन से बनाते हैं। लेकिन साइकोलॉजिकली भी पर्सनैलिटी इज वन ऑफ दोज फैक्टर्स जिसकी वजह से इंसान एक दूसरे से डिफरेंट है। और भी फैक्टर्स होते हैं जैसे एबिलिटीज होती हैं, इंटेलिजेंस होती हैं, जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, लेकिन वन ऑफ दोज फैक्टर्स इज पर्सनैलिटी। और इसी तरह देखें, अब ये जो आपके सामने एक प्रोफाइल एक बंदे की है, एक्सट्रोवर्जन में लो, न्यूरोटिसिज्म में हाई, एग्रीएबलनेस में मिडल में, कॉन्सेंशियसनेस में मिडल में, ओपननेस टू एक्सपीरियंस में थोड़ा सा मिडल से हाई टुवर्ड्स हाई। तो ये एक यूनिक इंसान है। एक दूसरा इंसान है, हो सकता है वो एक्सट्रोवर्जन में हाई हो, न्यूरोटिसिज्म में भी हाई हो, ये पॉसिबिलिटी है। जैसे अब अगले स्लाइड में हम देखते हैं कि पर्सनैलिटीज ओवरलैप भी हो सकती हैं। अगर एक बंदा जो न्यूरोटिक है और एक्सट्रोवर्ट है, ठीक है, उसको नाम दिया है क्लोरिक। अच्छा, जो कोलरिक है जो बंदा, अब वो क्या है कि वो सोशल भी बहुत ज्यादा है और न्यूरोटिक भी है, यानी इमोशनली अनस्टेबल है। तो बड़ा टची, रेस्टलेस, एग्रेसिव, एक्साइटिव, इम्पल्सिव, एक्टिव किस्म का बंदा है। अच्छा, जो अनस्टेबल है इमोशनली, यानी न्यूरोटिक भी हाई है और इंट्रोवर्ट है, उसको नाम दिया मेलनकोलिक। ठीक है। मेलन की यानी सैडनेस से ताल्लुक है, बड़ा मूडी, एंग्शियस, रिजिड, पेसिमिस्टिक, अनसोशलेबल, क्वाइट, यानी लोगों से मिल भी नहीं रहा और अपने अंदर ही वो बिल्कुल ना एक नेगेटिव सोच लेके, एक नेगेटिव इमोशनल स्टेट लेके बैठ गया। जो बंदा इमोशनली स्टेबल है, यानी लेस न्यूरोटिक है और इंट्रोवर्ट है, तो उसको फ्लेगमेटिक नाम दिया है। पैसिव है, थॉटफुल है, पीसफुल है, कंट्रोल्ड है, रिलायबल है, काम है। ठीक है। और जो एक्सट्रोवर्ट भी है और स्टेबल भी है इमोशनली, उसको उसने सैंगुइन का नाम दिया, सोशलेबल, टॉकटिव, रिस्पॉन्सिव, इजी गोइंग, लाइवली और केयरफ्री। तो बताने का मकसद ये है कि हम पर्सनैलिटीज को ओवरलैप करके भी लोगों की क्वालिटीज को डिफाइन करते हैं। अब हम यहाँ पे इस पार्ट को रैप अप करते हैं और हम इस चीज को कंक्लूड करते हैं कि आपकी यूनिक पर्सनैलिटी आपकी ट्रेड से मिलकर बनी होती है, विच इज ऑब्वियसली द ट्रेड थ्योरी। ठीक है, ये हमने ट्रेड एस्पेक्ट पढ़ा है, और भी थ्योरीज हैं, लेकिन ट्रेड थ्योरी जो है वो ज्यादा एप्लीकेबल है। आप जब जॉब्स में जाते हैं, आपकी प्रोफाइलिंग होती है वहां पे, स्पेसिफिकली अगर आप देखें आर्मी में बहुत ज्यादा इस चीज का है कि आपकी पर्सनैलिटी को टेस्ट किया जाए और देखा जाए कि कौन सा बंदा उस जॉब से ज्यादा रिलेट है। ठीक है। आप थोड़ा सा जब अपनी प्रोफेशनल फील्ड में जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि क्यों कई लोग बेटर परफॉर्मर्स होते हैं, कोई लोग अच्छे परफॉर्मर्स नहीं होते, कई दूसरों को तंग कर रहे होते हैं, कई दूसरों की मदद कर रहे होते हैं। तो उसमें बहुत ज्यादा जो पार्ट प्ले है वो आपकी पर्सनैलिटीज कर रही होती हैं।